नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसकी आज औपचारिक घोषणा रामगोपाल यादव ने कर दी, जो पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। इसके बाद ये तय हो गया कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं और करहल की सीट से लड़ रहे हैं, जो जसवंत नगर, जो यादव परिवार का एक तरह से घर है, जहां से आते हैं ये लोग। इटावा, जसवंत नगर ये और मैनपुरी, ये सब लगे हुए इलाके हैं। तो जसवंत नगर के बिल्कुल बगल की सीट है। और क्यों चुना है अखिलेश यादव ने इस सीट को, इसके बारे में तो कहने बताने की शायद ज़रूरत नहीं है। ये यादव परिवार का गढ़ रहा है और करहल विधानसभा क्षेत्र में लगभग 39% यादव मतदाता हैं। तो पार्टी का इस चुनाव क्षेत्र पर लंबे समय से कब्जा रहा है। तो अखिलेश यादव को लगा कि ये सबसे सुरक्षित सीट है। सुरक्षित सीट की तलाश में वो फिर से यादवों की शरण में आए। आप देखिए, बृहत्तर जो है वो बैकवर्ड एकता, पिछड़ों की एकता की बात हो रही है। जो है MY नया बता रहे थे कि महिला और यूथ है, ये सब भूल गया जैसे ही चुनाव लड़ने का समय आया। जब अपनी सीट चुनने का समय आया तो अखिलेश यादव ने मुसलमानों पर भी भरोसा नहीं किया। ऐसी बहुत सी सीट हैं जहां मुस्लिम यादव, जो उनका कोर वोट है, उसका कॉम्बिनेशन मिलकर जो है 55-60% भी पहुंच जाता, कम से कम 50% तो पहुंच ही जाता है। फिर भी ऐसी किसी सीट को नहीं चुना। आजमगढ़, जहाँ से सांसद हैं, जहाँ से 2014 से 19 तक मुलायम सिंह यादव सांसद रहे, वहाँ की कोई सीट नहीं चुनी। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए, लखनऊ जहाँ रहते हैं वहाँ की कोई सीट नहीं चुनी। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि सुरक्षित सीट की तलाश में अखिलेश यादव यादवों की शरण में गए, क्योंकि यादवों के अलावा और किसी पर उन्हें भरोसा नहीं है। अब जरा नज़र डाल लें इस करहल सीट पर। 1992 में समाजवादी पार्टी बनी थी। तब से पहला चुनाव जो है समाजवादी पार्टी ने 1993 में लड़ा है इस सीट से। तो 1993, 1996 और 2002, इन तीनों चुनाव में समाजवादी पार्टी की मुख्य प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी रही है। 2002 में भारतीय जनता पार्टी से रमा शाक्य ने इस सीट को जीता था। हालांकि जीत का मार्जिन बहुत ही थोड़ा था, 925 वोटों से जीत हुई थी। लेकिन समाजवादी पार्टी से इस सीट को, याद रखिए, यादव बहुल सीट को जीतने में भाजपा कामयाब रही। 2007 और 2012 में यहाँ से मुख्य प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी की बहुजन समाज पार्टी रही। 2007 जब बहुजन समाज पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला और 2012 जब समाजवादी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। 2017 में फिर से भारतीय जनता पार्टी मुख्य प्रतिद्वंदी रही। तो करहल सीट भाजपा के लिए कोई नई सीट नहीं है। कोई ऐसी भी सीट नहीं है जहां उसका कोई जनाधार ना हो, कोई आधार ना हो, उसका कोई समर्थन ना हो। तो अखिलेश यादव जिस सीट को बहुत जो है वो सुरक्षित मान रहे हैं, वो आखिर तक सुरक्षित रहेगी या नहीं, ये कहना मुश्किल है। देखिए, सुरक्षित सीट की तलाश में नेता जाते रहते हैं। अब 2-3 चीज़ों पर, थोड़ा अतीत की बात कर लें, थोड़ा वर्तमान की बात कर लें। अतीत की बात कर लें तो आपको याद होगा 1991 का लोकसभा चुनाव, जब उत्तर प्रदेश के, उस समय बंटवारा नहीं हुआ था उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी नैनीताल को सुरक्षित मानकर वहाँ से चुनाव लड़ने गए और लोकसभा का चुनाव हार गए। वो ऐसा चुनाव था जिसको जीतने के बाद शायद, पक्का तो नहीं कह सकते क्योंकि बीच चुनाव में राजीव गांधी की हत्या हो गई, तो शायद नरसिम्हा राव की जगह नारायण दत्त तिवारी प्रधानमंत्री बन सकते थे। लेकिन सुरक्षित सीट की तलाश में गए और हार गए। अब ये थोड़ा सा और पीछे का याद कर लीजिए। 1984, अटल बिहारी वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, सबसे बड़े नेता, उनका गृह प्रदेश जहां उनका जन्म हुआ, ग्वालियर,
सुरक्षित सीट की तलाश में 1984 में ग्वालियर गए, चुनाव हार गए। हेमवती नंदन बहुगुणा सुरक्षित सीट की तलाश में गढ़वाल छोड़कर इलाहाबाद से चुनाव लड़े, जहां जो उनकी कर्मभूमि रही, जहां उन्होंने विकास के बहुत सारे काम किए हैं जो आज तक लोग याद करते हैं, लेकिन चुनाव हार गए। तो ये जो सुरक्षित सीट की तलाश होती है ना, ये कई बार बड़ा धोखा देती है, ये मरीचिका साबित होती है, जिसको आसान समझकर और बहुत सहज समझकर कि यहाँ से तो जीत पक्की ही है, यहाँ से कौन हराएगा हमें, जैसे ही ये बात दिमाग में आती है वैसे ही संकट शुरू हो जाता है। आज राम गोपाल यादव ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि बहुत भारी बहुमत से, प्रचंड बहुमत से जीतकर आएंगे अखिलेश यादव, विधानसभा में पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है नेता का और उसकी पार्टी और उसके समर्थकों का किसी कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर, वो हमेशा जो है वो भारी पड़ता है पार्टी पर और नेता पर। तो करहल इतनी आसान नहीं है जितना अखिलेश यादव समझ रहे थे, लेकिन उनके करहल के चुनाव ने कई सवाल खड़े किए हैं। उनका जो सामाजिक न्याय का नारा है, सामाजिक न्याय की जो बात करते हैं, वो जो लोहिया की बात करते हैं, समाजवादी विचारधारा की बात करते हैं, और उसके अलावा वो व्यापक सामाजिक जुड़ाव की बात करते हैं, सामाजिक सद्भाव की बात करते हैं। तो उनकी कुल राजनीति यादवों तक सिमटी हुई है और आज भी सिमटी हुई है। जब से पार्टी बनी है तब से लेकर आज तक उसकी विचारधारा में कोई अंतर नहीं आया है। यादव ही सुप्रीम हैं, केवल यादव हैं जिन पर जो है अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव दोनों को पूरी तरह से भरोसा है। चुनाव लड़ने के लिए ऐसी सीट की तलाश करते हैं जहां यादवों की संख्या सबसे ज़्यादा हो। लेकिन शायद अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लोग भूल रहे हैं कि पिछले 5 सालों में क्या हुआ है। पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश के हर जिले में बदलाव हुआ है और मैनपुरी उससे अछूती नहीं। मैनपुरी में भी जो यादवों की गुंडागर्दी थी वो पिछले 5 साल में ख़त्म हो गई है। ये मैनपुरी के आम लोगों से जाकर पूछिए तो आपको पता चलेगा कि क्या बदलाव हुआ है उनके जीवन में। वो जो दादागिरी थी, वो जो था कि समाजवादी पार्टी का झंडा लगाकर गाड़ी पर चल रहे हैं तो किसी पुलिस अधिकारी की रोकने की, पूछने की हिम्मत नहीं होती थी। आम आदमी की तो बात ही छोड़ दीजिए। लोगों के लिए सुरक्षित जीवन मुश्किल हो गया था। ये केवल मैनपुरी की बात नहीं कर रहा हूँ, उन सभी जगहों पर जहाँ यादवों की और मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी, वहाँ एक बड़े अधिकारी का, डीजीपी रह चुके उत्तर प्रदेश के, उनकी कही हुई बात बता रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि यूपी पुलिस को ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस थे, जाहिर है मौखिक रूप से, कि किसी यादव या मुसलमान के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होगी, और दर्ज अगर करनी पड़े, अपराध ऐसा हो कि मजबूरी हो दर्ज करना, तो गिरफ्तारी नहीं होगी। थानों में इन दोनों समुदायों के खिलाफ अगर आप रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो इस बात की आशंका ज़्यादा थी कि आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाए। तो ये जो बदलाव है, शायद इसके बारे में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव नहीं सोच रहे हैं। और आखिर में पिछले 5 साल में योगी आदित्यनाथ पर आरोप क्या लगाया उनके विरोधियों ने, खासतौर से समाजवादी पार्टी ने? कोई आरोप लगाने के लिए कोई मुद्दा मिला नहीं। उनकी ईमानदारी, उनका जो शासन है, जिस तरह से माफिया के खिलाफ काम किया, जिस तरह से भ्रष्टाचार पर नकेल कसी और परिवारवाद का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं, इन सब को देखते हुए उनके पास कोई और मुद्दा नहीं था, तो उनकी जाति को मुद्दा बनाया। संत की कोई जाति नहीं होती है, वो संत बनते हैं तो अपना पूरा परिवार छोड़ कर आते हैं, अपना खुद का श्राद्ध करके आते हैं, इसको नया जीवन मानते हैं। इसीलिए कहा गया है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो योगी आदित्यनाथ पर हमले का एक ही मुद्दा खोज पाए, वो जातिवाद। अब आप देखिए जातिवादी कौन है।
अखिलेश यादव चुनाव लड़ने का फैसला जब किया और चुनाव क्षेत्र की खोज हुई तो ऐसी सीट को चुना जहां सबसे ज़्यादा यादवों की संख्या है, सबसे ज़्यादा यादव मतदाता है। इसके बरक्स देखिए आप, योगी आदित्यनाथ ने जो सीट चुनी गोरखपुर शहर की, वहाँ सिर्फ 5.5% ठाकुर मतदाता है। उन्होंने जाति देखकर उस सीट का चुनाव नहीं किया। वो इस तलाश में नहीं गए कि कहाँ से ठाकुर मतदाता ज़्यादा है, वहाँ से चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि वो जाति में यकीन नहीं करते, क्योंकि वो ये जाति के बंधन को तोड़ चुके हैं। और ऐसे व्यक्ति पर 5 साल तक विपक्ष जो है वो जातिवाद का आरोप लगाता रहा। ये इसका इससे बड़ा प्रमाण कुछ नहीं हो सकता कि योगी आदित्यनाथ जाति के आधार पर काम नहीं करते, उस आधार पर फैसले नहीं लेते, लेकिन जो आरोप लगाते हैं वो सिर्फ जाति के आधार पर फैसले लेते हैं, उसी आधार पर काम करते हैं। तो अखिलेश यादव ने करहल को चुनकर बता दिया कि उनकी सोच में और उनके पिता की सोच में, उनकी पार्टी की सोच में कोई अंतर नहीं आया है। वो जो पिछड़ों की एकता की बात कर रहे हैं, उन पिछड़ों की एकता का उनके लिए मतलब है यादवों की सर्वोच्च सत्ता, यानी यादवों को सर्वशक्तिमान बनाना, यानी यादवों पर और सिर्फ यादवों पर भरोसा, एक जाति पर भरोसे के आधार पर चुनाव मैदान में अखिलेश यादव उतरे हैं। अब मैनपुरी और करहल के लोग क्या फैसला करेंगे ये तो ना मुझे मालूम है ना आपको मालूम है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि करहल की सीट जितनी सुरक्षित मानकर चल रहे हैं अखिलेश यादव, शायद उतनी सुरक्षित न निकले। लेकिन वो तो चुनाव नतीजा बताएगा, चुनाव होता है, तो तब तक के लिए इंतज़ार करना चाहिए। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार। हाँ, कल इतवार है तो इतवार स्पेशल का दिन है। इस बार शुरू कर रहे हैं डिस्कशन का एक सिलसिला, और पहली बार ये इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय के साथ बातचीत होगी कॉमन सिविल कोड पर। उनका एक पिटीशन है जो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है, सरकार से जवाब मांगा है। तो उसके विभिन्न आयाम क्या हैं, कॉमन सिविल कोड है क्या, दरअसल लागू होने से क्या होगा, किस तरह का फ़र्क पड़ेगा, हो पाएगा कि नहीं, इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन कल दोपहर 12 बजे देखिएगा ज़रूर। नमस्कार।